नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। इन दिनों चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। खास तौर पर अगर हम चर्चा करें तो 22 जनवरी के बाद से लगने लगा है देश के कोने कोने में कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। उठापटक सब कुछ शुरू है। इधर बीच में इसी बीच उससे 22 जनवरी से पहले 14 जनवरी से राहुल गांधी जी ने एक अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जिसका नाम उन्होंने दिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बहुत मुफीद शब्द है ये। न्याय अपने आप में पर्याप्त है। वो जिन मुद्दों की बात करना चाहते हैं, जिन मुद्दों की बात आज फ्रंटलाइन मीडिया में कहीं दिखाई नहीं देती है, आम जनों के बीच बहुत एक छोटा सा तबका है जो इस न्याय पर कुछ चर्चा करना चाहता है। इसके पीछे एक रीजन ये भी है न्याय यात्रा के पीछे कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। हालांकि यात्रा से पहले ही वो चाहे पहली यात्रा रही हो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, या दूसरी यात्रा अब जो शुरू हुई है मणिपुर से मुंबई तक, इन दोनों यात्राओं को लेकर के राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। लेकिन यहीं पर कुछ बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि अगर देश में सत्ता परिवर्तन करना है तो वो छोटी छोटी चीजों को लेकर के, छोटे छोटे मांगों को लेकर के वो संभव नहीं है। ये अगर संभव है तो सिर्फ और सिर्फ वैचारिकी के रूप में ही संभव है। अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, आम लोगों से तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम राहुल गांधी के शब्दों में ही कहें तो संसद में उनकी आवाज या विपक्ष की आवाज सुनाने की कोई कोशिश नहीं होती है। संसद के बाहर मीडिया का केवल एक पक्ष है, और कहीं भी आप जाएं वो मीडिया, मतलब वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, दोनों जगह समान रूप से एक ही बातें हैं। तो आखिर हम अपनी बात, जनता की बात न हमारे तक आ पा रही है, न हमारी बात जनता तक भी आ पा रही है। इन्हीं कुछ उद्देश्यों को लेकर के ये न्याय यात्रा शुरू की गई थी, और आज इसी राहुल गांधी की कांग्रेस की न्याय यात्रा पर ही हम अपने परिचर्चा को फोकस कर रहे हैं। चलते चलते इसमें जरूर हम कुछ इंडिया गठबंधन के बारे में भी चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमने आज आमंत्रित किया है एक अच्छे लिटरेरी पर्सन है। उनका अपनी एक वैचारिकी है, इतिहास के मर्मज्ञ हैं। खासतौर पर आधुनिक भारत इतिहास को लेकर के उनका गहरा अध्ययन है। वो उसके विद्यार्थी भी रहे हैं, और एकदम जो कुछ भी बात रखेंगे वो पूरी स्पष्टवादिता के साथ रखेंगे। तो हम आपको मिलवाने के लिए चलते हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों के, हमारे इस YouTube मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमने आपको इस परिचर्चा के लिए आमंत्रित किया। आप हमारे दर्शकों को कुछ ये बताने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर जो देश का माहौल है, और इस माहौल में इस प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी दूसरी यात्रा शुरू की है, जिसका कि नाम उन्होंने न्याय यात्रा दिया है। जो शुरुआत उसकी बहुत अच्छी रही। 2-3 दिन यात्रा के लिहाज से अगर कहा जाए तो मणिपुर से लेकर के वो चाहे नागालैंड हो, या उसके बाद
स्थितियां बिना रोक टोक करके अनुकूल बनती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो यात्रा आसाम में पहुंचती है, बहुत सारे पहले दिन से ही कांग्रेस के जो भारत जोड़ो का जो पोस्टर है उसको फाड़ा जाता है, उसके बाद नारेबाजी की जाती है, पथराव होता है, जयराम रमेश जी के गाड़ी पर पथराव होता है। राहुल गांधी जी 22 तारीख को एक मंदिर में जाने के लिए, मंदिर वो भी ऐसा मंदिर जो कि देश के नामचीन एक समाज सुधारक का मंदिर, वहां जाकर के वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, मगर उनको जाने नहीं दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताई जाती है। वो यूनिवर्सिटी भी जाना चाहते हैं बच्चों से बात करने के लिए, वहां भी नहीं, अंतिम समय में उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता है। वो गुवाहाटी जाना चाहते हैं तो उनको बाईपास से बाहर शहर के जाने के लिए बात की जाती है। इन सब के बावजूद राहुल गांधी बहुत उनकी जो छवि है एक जुझारूपन की, एक लड़ाका, एक युवा चेहरा जो है, उन्होंने उसको फिर से साबित किया है। और जो कुछ भी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी ट्वीट किया, जो बातें कही, उसका उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया। इसको किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं आप? देखिए, परिस्थितियां तो मुल्क की विषम है। हम वो मुल्क नहीं है इस वक्त जो मुल्क वसुधैव कुटुंबकम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता रहा। कहीं न कहीं कुछ तो पेचीदगी पैदा हुई है जी। मैं भी इसको देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के जरिए, कभी कभी अखबारों के जरिए, और जिस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं वो इस तरह की परिस्थितियां भारत में नहीं रही। बिल्कुल। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी के पास एक मजबूत विरासत है। हाँ। वो विरासत है गांधी नेहरू की, जो विरासत ने आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। और वो आजादी के आंदोलन में जो उनकी भूमिका थी, उस विरासत की, वो विरासत किसी भारतीय परंपरा के विपरीत नहीं था। भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुकूल मजबूत विरासत को साथ लेकर चला। जी जी। और उसी में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, हाँ, और खासतौर पर न्याय की बात की गई। जी जी। और उसी के आधार पर भारत को निर्मित होना था। और इसी को कहा गया कि भारत में जो लोग हैं उनके साथ न्याय होगा। हाँ। उनके साथ उनका समान अवसर उपलब्ध होंगे, उनको जाति, धर्म, लिंग, भाषा, कलर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और लंबे समय तक ये चला, और यही गारंटी, इसी चीज को आइडिया ऑफ इंडिया कहा गया। जिस भारत की परिकल्पना की गई थी कि भारत ऐसा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात थी, वसुधैव कुटुंबकम की बात थी, सामाजिक संस्कृति की बात थी, एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत की बात थी, साझी विरासत, साझे सपने की बात थी। वो बात आजादी के आंदोलन में प्रमाण चढ़ी, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जगह दी गई, और डेमोक्रेटिक वैल्यू में उसको मान दिया गया, सम्मान दिया गया। राहुल गांधी उस परंपरा के हैं, लंबे समय तक उन्होंने देखा। और राहुल गांधी को मैं बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षी के रूप में नहीं देखता। राहुल गांधी की यात्रा को मैं कभी राजनीतिक यात्रा नहीं देखा। पिछली बार मैं उनकी यात्रा में पूरा दिन, एक यात्रा में पानीपत में उनके साथ भी रहा। जी जी। मैंने कहीं उनको राजनीतिक बातचीत नहीं करते देखा। मुझे वो जो हुजूम उनकी यात्रा में उमड़ा था, वो हुजूम ट्रक और गाड़ियों में भरकर लाया नहीं गया था। वो हुजूम किसी सरकारी अमले ने मुहैया नहीं कराया था। वो स्वतः आए हुए लोग, वो कमजोर वर्गों को, वंचित समुदायों के, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, और जो न्याय चाहते थे, जिन्हें हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, जो उस मोहब्बत की भरी यात्रा में सहयोग देना चाहते थे, वो लोग आए थे। इसे मैं कहता हूं कि स्वतः स्फूर्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनको कभी राजनीतिक
यात्रा की दृष्टि से नहीं देखता, यद्यपि उसके बदलाव हैं। हाँ आपने गांधी की दांडी मार्च को देखा। जी जी मैं दांडी मार्च को जब कभी देखता हूं तो तत्कालीन कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं ने भी उस पर जो है शंका की थी, आशंका थी उनको, हाँ। कि गांधी जी एक छोटे से नमक के जरिए इतना बड़ा मूवमेंट कैसे कर लेंगे, क्या सोचता है ये महात्मा। लेकिन उसका रिजल्ट आपने देखा कि कैसे धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और वो एक बड़े आंदोलन में तब्दील हुआ। और मैं तो उसको कहता हूं कि वो यात्रा अंग्रेजों के लिए आखिरी कील साबित हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भारत का मिजाज बदल गया। राहुल गांधी को मैं उसी दृष्टि से देख रहा हूं। वो आदमी एक मनीषी भी है, एक योगी जैसा लगता है, और बिना किसी इच्छा के, बिना कुछ पाने की, वो इस जाड़े में निकल पड़ा है लोगों के बीच में बात करने। शिक्षा का सवाल हो, आज चिकित्सा का सवाल हो, आज लोगों के रोजगार का सवाल हो, आज लोगों के बीच में सांप्रदायिक सद्भाव का सवाल हो, आज लोगों के बीच में मोहब्बत का सवाल हो, इन सब चीजों को आजकल नकारने की प्रवृत्ति चल पड़ी है। हाँ। नकारते रहिए, किसका रोल नकार दीजिए, किसी के आजादी के आंदोलन की भूमिका नकार दीजिए, किसी की मोलजोल की परंपरा को नकार दीजिए, किसी के योगदान को नकार दीजिए। राहुल गांधी समग्रता में इन सब चीजों को लेकर जोड़ने का काम कर रहा है। हम अगर इसको राजनीति भी कहें अगर, तो राजनीति का जो मुख्य पहलू होता है, जो हम लोगों ने जाना है, समझा है, वो सकारात्मक राजनीति की बात होती है। उसी चीज को लेकर के राहुल गांधी भी आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने एक नारा भी दिया था, जो इस यात्रा की आप बात कर रहे हैं कि उसमें आप शामिल हुए थे पहली यात्रा में, और उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं। और उनका ये नारा बहुत पॉपुलर भी हुआ। और आज भी जब वो उनकी दूसरी यात्रा शुरू हुई है, उस दौरान भी एक स्लोगन जो है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और ये मोहब्बत की दुकान उन्होंने आसाम में खोल करके दिखा दी। आप देखें, राहुल गांधी को देखें, और मैं दादा गांधी की तरफ क्यों जाता हूं जी, नेहरू की तरफ क्यों जाता हूं, क्योंकि वो विरासत इनके साथ है। राहुल गांधी की दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इतिहास तारीख में जाएंगे तो ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगी, या महात्मा बुद्ध तक जाएंगे जी, ये आप वेदों में आएंगे, उपनिषदों में आएंगे, और बाद के दिनों में पूरी लिगेसी में महात्मा गांधी तक आएंगे, तो राहुल गांधी वहां आपको दिखलाई पड़ेंगे। बिल्कुल। राहुल गांधी दो चीज को, जो दो सिद्धांत बहुत मजबूत है, जिस पर मैं उन्हें खरा मानता हूं, खरा सोना, वो है न राहुल गांधी किसी से नफरत करते हैं, न राजीव गांधी किसी से भय खाते हैं। हाँ, ये गांधीयन वैल्यू है। ये हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस गांधी को मानते हैं, जिस अहिंसावादी दृष्टिकोण पे हम पक्षधर हैं, ये दो मूल्य हैं। और गांधी भी ना तो किसी से डरते थे, और ना किसी से भय खाते थे, और ना किसी से नफरत करते थे। और राहुल गांधी भी आसाम में हो, देखिए आप, कि वो नफरत किसी से नहीं है, वो सबको गले लगाना चाहते हैं, सबको प्रेम करना चाहते हैं। और यही प्रेम जो है हमारा शाश्वत सत्य है, भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है, जिसको राहुल गांधी ने आत्मसात कर लिया है। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन जैसा आपको याद होगा कि हम लोग गणतंत्र दिवस समारोह के एक मौके पर हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी का जो ये रूप दिखाई दे रहा है, एक तरह से अगर कहा जाए तो ये हेरिडिटरी चला आ रहा है। वो जीन्स हैं उनके अंदर, जो पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा जी और राजीव गांधी के बाद इनके अंदर जो दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके कभी कभी अच्छा पता नहीं क्यों एक डर सा भी लगता है कि जिस तरह से आसाम की ही अगर हम बात करें, जो वीडियोस आए उनको देखने के बाद, कि जब उनको रोका गया उनकी यात्रा को, वो बस से बाहर निकल करके आते हैं और दौड़ करके वो भीड़ के अंदर पहुंच जाते हैं।
इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, केवल आसाम की ही बात नहीं, आप जहां कहीं भी आप देखेंगे तो वो लीड से हट करके जो रूट उनका बना हुआ है वो पब्लिक के बीच में जाना चाहते हैं। पब्लिक, उन्होंने बार बार ये कहा भी है कि हम जब तक उनके पास जाएंगे नहीं, तब तक उनकी बात जानेंगे नहीं, तब तक हम कुछ क्या अपने दिमाग को बनाएंगे किस तरह से, और उनके लिए, जिनके लिए योजनाएं बनानी होती हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं बनाना चाहते हैं। हम वो किसानों के बीच हो, युवाओं के बीच हो, बेरोजगारों के बीच हो, महिलाओं के बीच हो, इन सारे लोगों के बीच में वो जाकर के उनकी बात को सुन करके वो करना चाहते हैं। बावजूद इसके कभी कभी एक डर सा नहीं लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, ये उनके पिता के साथ जो हादसा हुआ, इंदिरा जी के साथ जो हादसा हुआ, तो ये घटनाएं तो हमें फिर पुनर्विचार के लिए जरूर आमंत्रित करते हैं। राहुल गांधी इस मुल्क का भविष्य है। हाँ। और करोड़ों करोड़ लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि आज मुल्क में गरीब के लिए, वंचित के लिए न्याय की बात कहने वाला सिर्फ अकेला आदमी है। बिल्कुल। तो ऐसे में मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि राहुल गांधी को विवेक से काम लेना चाहिए। हाँ। उनको भारतीय समाज की जरूरत है, भारतीय समाज को उनकी जरूरत है, और मुल्क को जरूरत है एक ऐसे लीडर की जो ईमानदारी से, वैचारिकी में मजबूत हो और लोगों के लिए करना चाहता हो। उसे जरा धैर्य से जरा बचना चाहिए। इस तरह की घटनाएं कब घटित हो जाए कोई कह नहीं सकता। लाख सुरक्षा के बावजूद ये असंभव नहीं है। ऐसा भारतीय राजनीति में कई बार इस तरह के हादसे हुए। तो राहुल गांधी को बचाने की खुद को भी जरूरत है और भारतीय समाज को भी उनको जरूरत है, भारतीय राजनीति को उनको जरूरत है कि वो अब विवेक से काम ले, और इस तरह के जब अवसर आए तो वहां धैर्य से काम ले। हाँ। उनके लोग हैं, अब उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ मिलते जुलते अब उन्होंने जान लिया है, और जब जान लिया है तो कहीं कभी कभी लगता है कि बहुत ही उत्साह जो है में नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक है, क्योंकि निकले लोगों से बात करें, ग्रुप में बात करें, लोगों को आमंत्रित करें, उनके पास देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास हर जगह संगठन है, उन लोगों से आमंत्रित करें, बात करें और अपनी न्याय यात्रा को सकुशल पूरा करें, क्योंकि आम आदमी भी देख रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। ये जो लोग धैर्य खो दे रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है, ये राहुल गांधी की मकबूलियत है। उनके इस न्याय यात्रा का एक परिणाम है कि खलबली मची हुई है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अगर ये इसके जरिए अगर जनमानस में राहुल गांधी की जो पैठ है वो मजबूत होगी, राहुल गांधी की आइडेंटिटी मजबूत दिन ब दिन होती जा रही है, तो शायद क्या हो, भारतीय राजनीति में एक नया युग न स्टार्ट हो जाए। इसलिए कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं कि वो अपनी यात्रा रुक जाएं, न अंदर जाएं, डर जाएं। लेकिन दो बातें मैंने कहा कि जो वो गांधीयन वैल्यू की परंपरा के लोग हैं, ना उन्हें किसी से डर है, और वो कूद पड़ना उसको मैं देखता हूँ एक उनका मोहब्बत है। हाँ। नफरत नहीं उनसे। वो बात नफरत उनकी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक डर ये है कि अब जैसे आज जो हमारे बाद की जो पीढ़ी है, हाँ, उस पीढ़ी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा विचारवान, एक वैचारिकी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व तो सामने आया है जो जिसमें कुछ दम दिखाई देता है, और उसने अपने इन यात्राओं के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से जो बातें उन्होंने कहनी शुरू की हैं, लोगों के पास जो वो चीज उनकी बातें जो पहुंच रही हैं, एक नई वैचारिकी, सकारात्मक वैचारिकी, एक हिंदुस्तान की जो वैचारिकी है उसको लेकर के एक आदमी खड़ा हुआ है। डर इसलिए लगता है कि वो वैचारिकी हम लोग जो चाहते हैं कि वो लंबे समय तक बनी रहे,
और उसका लाभ देश को भी मिले और दुनिया को भी मिले। आपने गांधी का नाम लिया, तो गांधी केवल हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी वैचारिकी से लोगों को प्रभावित नहीं किया, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी को माइनस करके कुछ सोचा नहीं जा सकता। आज दुनिया को गांधी को छोड़कर गांधी दुनिया में गांधी और गांधी के बगैर दुनिया दो अलग अलग ही हो जाती है। बिल्कुल। तो देखिए, राहुल गांधी भी आज अगर आप उनसे असहमत हो सकते हैं, हाँ, असहमत सहमति है हमारे यहाँ, पर राहुल गांधी भी वैश्विक व्यक्तित्व के आदमी है। हाँ। आप दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज में, कई इंस्टीट्यूशन में जब वो जाते हैं, जिस तरह से उन्हें आमंत्रित करते हैं, और जो ये विदेश की यूनिवर्सिटी जो उन्हें आमंत्रित कर रही है, ये ऐसे यूं ही किसी को नहीं बुला लेती, बहुत सेलेक्टिव है, ये सिलेक्ट करके बुलाती है। तो राहुल गांधी ने स्टडी भी किया है, उनके पास ज्ञान भी है, और भारत की आइडेंटिटी जो है, उस अस्मिता को प्रतीक भी है, उसकी उस बात को कहते भी हैं। तो राहुल गांधी पर इस मुल्क को भी भरोसा है। हमारे जैसे लोग तो देख रहे हैं कि एक जो भारत का भविष्य है राहुल गांधी का। बिल्कुल। और वैचारिकी की जो बात देखिए, वैचारिकी तो मैंने कहा कि ये विरासत में मिली है, और आप देखिए धैर्य भी देखिए, और इसी वैचारिकी का परिणाम है कि आप उनकी कितनी आलोचना हुई, आपने सदस्यता तक झेल ली, आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन्हें पप्पू तक कह डाले जी, लेकिन आजकल आप ये शब्द इस्तेमाल होना बंद हो गया, ये शब्द अब नहीं इस्तेमाल हो रहा, क्योंकि इतना कुछ उनको बदनाम करने के लिए मीडिया, आपका मीडिया तो भाई पता नहीं क्या करने वाला है, ये चौथा खंबा है कि नहीं है। अब आप तो मुझे तो बड़ा शक होने लगा, वन साइडेड, एक तरफा न्यूज चलाता है। लेकिन राहुल गांधी ने न कभी हमला बोला किसी पर, न कभी भाषा की मर्यादा को तोड़ा, और अपने संघर्ष को जारी रखा। और खासतौर पर सदस्यता जब उनकी लोकसभा की आपने एन केन ले ली, वहां जो जिस मजबूती से राहुल गांधी खड़े रहे, ये मजबूती से कोई विचारवान, कोई सोच वाला, कोई ईमानदार आदमी ही खड़ा रह सकता है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। तो और वो लड़े, वो जीते, वापस आए, ये एक घटना ही ऐसी ताकतें जो उनके खिलाफ दुष्प्रचार करती है, उनके लिए काफी है कि ये व्यक्ति किस मिट्टी का बना है। अभी आपने दुष्प्रचार का इस्तेमाल किया। हम लोग बहुत दिन से इस बात पर चर्चा करते रहते हैं अक्सर कि जो भट्टा पारसोल की घटना हुई, वहां जिस तरह से जो कानून यूपीए सरकार ही लेकर के आ रही थी, और उसकी मुखालफत वहां के किसान कर रहे थे, और वहां राहुल गांधी का जाना, उनकी बातों को समझना, और उसके बाद आकर के जो है वो उसका प्रतिरोध करना, और वो जो कानून, जो विधेयक बन रहा था, उसको नष्ट करना, और एक नई सोच के साथ किसानों के साथ वो खड़े होते हैं वहां पर। लगता नहीं है कि वहीं से बहुत कुछ जो बड़े पूंजीपति थे, वो एक संगठन के माध्यम से जुड़ करके उन्होंने एक ऐसा ताना बाना बुनना शुरू किया, क्योंकि उनके दिमाग में, दिल में एक डर था कि अगर ये आदमी सत्ता पर काबिज हो गया तो हमारी तो कुछ नहीं चलेगी, ये केवल गरीबों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा, मजलूमों की बात करेगा। वो एक और अब वातावरण बुनना, ताना बाना बुना गया, और संयोग से उसके बाद एक ऐसी पार्टी उभर करके सामने आती है जो पूरी तरह से उनके ऊपर ही आश्रित ही कहेंगे हम। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, और वहां से उनको, राहुल गांधी को नकारने की प्रक्रिया शुरू हुई, और तरह तरह के उपनाम उनको देना शुरू किया कि माने उनको कुछ भी नहीं आता है,
बहुत सी उस समय भी सोशल मीडिया पर वो कुछ रील्स बनाने की बात हुई, उनके भाषणों को छोटा करके जैसे वो आलू की मशीन और तमाम सारी चीजें लेकर के वो लोग आए। तो ये वहां से वो आदमी चलता 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 आज यहाँ इस स्थिति में वो आदमी पहुंच गया है कि उसकी बात को कल तक जो नाम लेने से लोग चिढ़ते थे, तुरंत आपके ऊपर मतलब मरने मारने को तैयार हो जाते थे, वो वातावरण पूरी तरह से चेंज हुआ है। और खास तौर पर मुझे लगता है कि कोरोना पीरियड से लेकर के और आज तक की स्थिति में राहुल गांधी जी का एक व्यक्तित्व जो उनके अंदर था, जो किसी वजह से बाहर नहीं आ पा रहा था, वो सामने आया है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, राहुल गांधी को कॉरपोरेट घरानों की पॉलिसी की भी जानकारी है। हाँ, इंडियन और वर्ल्ड इकोनॉमी को उन्होंने ढंग से जाना है। हाँ, भारतीय किसानों की स्थिति को भी जाना है, फांसीवाद को भी वो अच्छी तरीके से जाने हैं। हाँ, जब उनकी समझ में आया कि ये, मुझे लगता है जो मैं समझता रहा हूं कि ये फांसीवाद और कारपोरेट घरानों का एक गठजोड़ है, जी, जिसे मैं अक्सर कहता हूं कि कारपोरेट फांसीवाद। हाँ, तो ये जो फांसीवाद है, ये शोषण का प्रतीक है। जी, राहुल गांधी ने उस बात को समझा और कोई भी व्यक्ति, सरकार चलाने वाले खासतौर पर व्यक्ति, वो अपने सरकार के खिलाफ इतना जा सकता है, हाँ, उस स्टडी के, उस बिल के खिलाफ जा सकता है। ये बिरले लोग होंगे। ये वो लोग हैं जो लीक से हटकर अपना रास्ता खुद चुनते हैं। जी, गांधी को भी आप देखेंगे तो लीक से हटकर गांधी अपना रास्ता चुनता है। हाँ। परंपरागत भारतीय राजनीति में गांधी के आने से बदलाव आता है। राहुल गांधी भी उसी परंपरा के व्यक्ति हैं कि वो जो कांग्रेस की परंपरागत राजनीति थी इस तरह का, और जो लगता है राहुल गांधी ने जो समझा कि ये जो बिल है आम जनता के, किसान के, मजदूर के खिलाफ है, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ, अपने सरकार के बिल को भी खत्म करने में, फाड़ने में हिचके नहीं। ये भारतीय राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, एक माइलस्टोन है। आप इसको, राहुल गांधी की आलोचना भी हुई, इस पर हुई, बहुत आलोचना हुई, आप कह सकते हैं, पर उसी संसद में जब आप बैठ के सबकी संसद सदस्यता खत्म करते हैं, सबको निकाल बाहर करते हैं, उसी संसद सदस्य में लोगों को उल्टा सीधा मुल्ला कटुए कहते हैं, हाँ। तब आपको संसद की गरिमा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी अपनी सरकार के बिल को और जनता के हित में नकार रहा है, डेमोक्रेसी यही तो है। बिल्कुल। जब उस समझ में आए तो वो जनता के पक्ष में खड़े थे। राहुल गांधी तब भी जनता के पक्ष में खड़े थे, वो वंचित समुदाय के साथ खड़े थे। राहुल गांधी ने जब पहली यात्रा निकाली तो वो वंचित समुदायों की तरफ खड़े थे, उन्हीं के बीच में गए। और आज ये न्याय यात्रा निकाली क्योंकि न्याय की आज लोगों को सख्त जरूरत है। आज जो आप त्वरित न्याय कर रहे हैं, इमीडिएट, ये भारतीय प्रजातंत्र या लोकतंत्र का ये जो है तरीका नहीं है। राहुल गांधी इन्हीं न्याय चाहते हैं, इसलिए अपनी सरकार के खिलाफ जाना, अपनी सरकार के को आईना दिखाना, ये बिरले लोग करते हैं। राहुल गांधी दुनिया के गिने चुने लोगों में से एक साबित हुए, एक माने जाएंगे। आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियों में इस तरह से याद करेंगी। ये बड़ी बात है। निश्चित तौर पर। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम इंडिया गठबंधन पर थोड़ी देर बात करेंगे। राहुल गांधी को जहां तक मैं देख रहा हूं, मैं 2010-12 से उनको, जब वो महासचिव थे कांग्रेस के, तब से देख रहा हूं, हर बार वो कुछ लीक से आपने अभी लीक से हट करके बात की, लीक से हट करके पार्टी को सजाने संवारने की बात की, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगाने की बात की, अपने पार्टी के लोगों को जनता के बीच जाने
को प्रेरित करने की बात की, बावजूद इसके उनकी जो भी पॉलिटिकल सभा हुई हो या उनका रोड शो हुआ हो, सब तरफ से अगर देखा जाए, उन लोग उनकी बातों को सुनने जरूर आते हैं, उनके रोड शो में भी भाग लेते हैं, उनकी सभाओं में भी लोग जाते हैं, लेकिन वो जो क्राउड होता है वो वोट में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसके पीछे क्या होता है? कहीं वो जो चुनावी राजनीति है उसमें कहीं कुछ कमजोर साबित होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, अब ये आप नहीं कह सकते कि चुनावी उसमें राजनीति में कमजोर है। आपने कर्नाटक में देखा, आपने तेलंगाना में देखा, आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने अच्छा काम किया। ठीक है, नो डाउट कि भाई वहां 2-3 जगह उनकी सरकार ने, पर नए स्टेट उन्होंने, और जो मजबूत स्टेट थे उसको, और कर्नाटक जैसे स्टेट को जीत लेना, कई और छोटे छोटे स्टेट में तो कांग्रेस लौटी ही थी। अब बात ठीक है कि भाई एमएलए इधर से उधर चले गए और वो सरकार चली गई। देखिए, ये जो नॉर्थ बेल्ट है, इसमें ये जो जाति और धर्म की राजनीति है, काउ बेल्ट, हाँ, जिसे काउ बेल्ट कहते, पर मैं तो उसको आजादी के आंदोलन का बेल्ट कहता हूँ। हाँ। वो आजादी के आंदोलन के जो मूल्य थे, जो लोग थे, वो 2-3 पीढ़ियां जो है वो जब चली गई, तो जो नया आया इसने आंख खोला तो ये धर्म और जात की राजनीति देखा। अब ये इतना मस्त हो गया है क्योंकि सरकारें आज रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके क्या कहते हैं, समान अवसर, इन चीजों पर बहुत फोकस नहीं कर पा रही है या दे नहीं पा रहे हैं। ये अवसर लगातार खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे में धर्म और जाति बहुत मजबूत हो जाता है, धर्म और जाति की राजनीति। तो एक पॉइंट ये बात है कि नवयुवक ने जब से आंख खोला, अभी ये जो नई पीढ़ी है, इसको एक दूसरी दुनिया दिखा दी है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, सामाजिक जो समागम है, जो सामाजिक सद्भाव था, उसके बारे में तोड़ मोड़ के पेश करना। तो गोया कि भारत संघर्षों का, जातियों और धर्मों के बीच संघर्षों का ही एक प्लेटफॉर्म रहा हो, ऐसा इसको ट्रीट करना, कोर्सेज बदल लेना, न्यू एजुकेशन, तो इन सब चीजों के जरिए लोगों को जो है आपने, लोग भ्रमित हैं। नहीं, इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। हम देखिए, कोई भी लीडर हो, जब तक उसका जो संगठन है, अगर वो किसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी बात करता हूं, संगठन, देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 89 के बाद से कांग्रेस एकदम से बाहर है। 89 से 2024 से बड़ा गैप है। हाँ। और इसमें एक पीढ़ी जवान होकर के अब वो प्रौढ़ हो चुकी है, प्रौढ़ता के बाद फिर वो स्थिति आ गई है, और उसने कांग्रेसी विचारधारा को न देखा न जाना। आपसे कई बार बातचीत होती है तो आप खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि पार्टी के लोग ही, कांग्रेस को ही अगर हम लें, तो अपनी जो उनकी विरासत है, वो विरासत भी लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में ले जा करके उनको बताने की चीज कि वास्तविकता क्या है। केवल जात और धर्म, संप्रदाय, ये राजनीति नहीं है। राजनीति क्या है, सियासत है क्या चीज, ये समझाने की कोशिश राहुल गांधी नीति के लेवल पर नहीं दिखाई देती। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर है, या और जहां भी सरकारें नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये आजादी के आंदोलन का क्षेत्र रहा है। पूरी कांग्रेस की मजबूत विरासत इन्हीं क्षेत्रों में रही है, और उत्तर प्रदेश खासतौर पर इंदिरा जी का भी क्षेत्र है, नेहरू जी का क्षेत्र, राजीव गांधी का क्षेत्र रहा, सोनिया गांधी का क्षेत्र रहा। तो गांधी नेहरू फैमिली का ये पूरा विरासती क्षेत्र रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, कांग्रेस संगठन में कमजोर होती गई दिन ब दिन, और जो जनता के मुद्दे थे, जनता के मुद्दों पर कांग्रेसी बाहर नहीं निकले।
बहुत सहूलियत से, मुझे लगता है कि इस तरह सहूलियत से बैठे रहे कि जब इनसे कोई बोर हो जाएगा तो दोबारा उन्हें भी बुलाएगा, नेशनल लेवल की पार्टी है। पर ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। आपको संघर्ष करते हुए किसी आधुनिक पीढ़ी ने नहीं देखा। आप जनता के सवाल पर सड़क पर नहीं है, आप नेहरू के सवाल पर सड़क पर नहीं है, इवन गांधी के सवाल पर आप सड़क पे नहीं है। अगर इन सवालों पर और जनता के मुद्दों पर आप आते, बहस कराते, स्कूल कॉलेजों में जो बात होती, सड़कों पर बात होती, तो शायद कुछ लोग तैयार होके आपके साथ खड़े होते। दिन ब दिन संख्या कमजोर होती गई। राहुल गांधी संगठन को बनाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश खासतौर पर सौंपा गया था कि यहाँ संगठन को बनाया जाए। इतने मैं देख पाता हूं कि इतने ग्रुप्स हो गए हैं। बिल्कुल। और ये जो ग्रुपबाजी है ये कांग्रेस के लिए बहुत ठीक नहीं है। कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्हें दूरगामी रिजल्ट देखना चाहिए कि अगर कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस की जनता में पहुंच होगी ज्यादातर, तो कांग्रेस वापस आएगी और कांग्रेस के मूल्य वापस आएंगे। वो लोग नई पीढ़ियों को बताएंगे। ये होगा तो हम अपनी गुटबाजी बाद में कर लेंगे, अपनी ग्रुप की लड़ाई कर लेंगे। लेकिन अगर हम संगठन के लिए नहीं काम करें, युवक कांग्रेस कमजोर, महिला कांग्रेस कमजोर, अध्यापकों की यूनिट होती थी कमजोर, सेवा दल कमजोर, श्रमिकों के संगठन कमजोर, टीएमसीआई कमजोर, तो कहीं वो बोलबाला जो एक जमाने में युवक कांग्रेस होता था, जिसको हमने देखा है इसी बनारस में, जिस तरह के युवक कांग्रेस का जलवा होता था, तो धीरे धीरे अब ये बात ठीक है कि कुछ कांग्रेसी जो हैं वो अभी तक हैं। बहुत कांग्रेसी ऐसे हैं जो हमारी पीढ़ी के, आपकी पीढ़ी के, जो खामोश बैठे हैं, बहुत मुखर नहीं होते। अगर ये कांग्रेसी सड़कों पर आए, लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात कहने, और ऐसे तमाम अवसर आते हैं, लोगों को बताएं कि आजादी के आंदोलन के मूल्य हैं, संविधान के मूल्य है, प्रजातंत्र ऐसा है, जाति बिरादरी धर्म संप्रदाय के नाम पर भारत में झगड़े नहीं है, ये राजनीतिक स्टंट है, तो बहुत बड़ा वर्ग इनके साथ आ सकता है। इसमें इन्हें होमवर्क करना होगा। और राहुल गांधी को भी इस पर इंस्ट्रक्शन इनको जारी करने चाहिए, सकते थे। नहीं, राहुल गांधी, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि मैं जब प्रिंट मीडिया से जुड़ा रहा तब भी मैं ये बार बार लिखता रहा कि क्या अकेले राहुल गांधी पूरे देश की दिशा को बदल देंगे? नहीं, संभव नहीं। वो तो जब तक ग्रासरूट पर जो आदमी है, जो न्याय पंचायत में जो कार्यकर्ता है, जो वार्डों में कार्यकर्ता है, वो जब तक खड़ा नहीं होगा, उस वार्ड की, उस गांव की, उस ग्राम प्रधान, जो ग्राम पंचायत है, वहां की चीजों को, के लोगों की मुद्दों के साथ वो आगे नहीं आएगा, तब तक आप कहां से खड़े हो पाएंगे? नहीं, ये जरूर है। देखिए, जैसे कि लगता है कि पहले भी हम लोग देखा करते थे कि राहुल गांधी की एक रैली होती थी, उस रैली में तमाम पुरानी कांग्रेसी भी बाहर आकर के जुड़ जाते थे। ये एक बड़ा काम उन्होंने जो शुरू किया है पिछले साल से, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके साथ जो भारत जोड़ो के साथ एक उन्होंने न्याय को भी जोड़ा है। मुझे लगता है, ऐसा विश्वास अंदर से होता है कि ये यात्रा, एक तो पूरी यात्रा हो चुकी है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, और पूरा जो मणिपुर से और मुंबई तक की यात्रा, जिसमें कि तमाम उत्तर प्रदेश भी शामिल है इस यात्रा में। इस यात्रा में आने के बाद जिस तरह से पब्लिक का रुझान उनकी तरफ जा रहा है, तो क्या कुछ, हमको तो ये अंदर से लगता है कि कुछ ऊर्जा जो है वो कांग्रेस के जो हाशिए पर पहुंचे लोग हैं उनके अंदर भी आएगी, और जो नई जमात है कांग्रेस की, युवा ब्रिगेड जो है, वो महिला ब्रिगेड जो है, छात्रों की यूनिट जो है, शिक्षकों की यूनिट जो है, वो भी आगे आएगी, और एक कुछ इस न्याय यात्रा के पूर्ण होते होते कुछ तो वैचारिकी का एक माहौल जरूर बनेगा। बिल्कुल। देखिए, मैं देख पा रहा हूँ, जो या जा रहा हूँ, या लोग कई बार मुझसे बात भी करते हैं, तो ये जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी,
जी। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में भी देखें, हाँ। जहां हम रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश को भी देखें। अभी जो पश्चिम में यात्रा हुई कांग्रेस की, और उस यात्रा में देखिए लोगों का हुजूम आया। हाँ। ये बिल्कुल हम इससे नकार नहीं सकते कि उस यात्रा का असर नहीं रहा। और कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो उनमें जोश भी आया। हाँ। लोग काम कर रहे हैं। मैं आजकल देख रहा हूं कि बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन छोटे पैमाने पर एनसीआई जो है वो एक्टिव हुई है। हाँ। और बनारस में भी बहुत एक्टिव हुई है, प्रदेश में एक्टिव हुई है। मौजूदा अध्यक्ष भी लगातार यात्रा कर रहे हैं। हाँ। लगातार उत्तर प्रदेश में हर जगह आना जाना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, जा रहे हैं। और तो विभिन्न जो कांग्रेस के संगठन थे, विश्वविद्यालयों में जहां पर कांग्रेस पर बात करना शायद इधर पिछले 5-8 साल में संभव नहीं था, ऐसे तमाम प्रोफेसर हैं जिनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध में, मैं उनको जानता भी, वो विश्वविद्यालय में कांग्रेस की बात कर रहे हैं। खास मौके पर वो इस तरह का आयोजन भी कर रहे हैं, उनकी मीटिंग्स में जा रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। शायद ये 1-2 साल पहले संभव नहीं था, इतना डरा हुआ समाज था। तो ये जो चूंकि वैचारिकी की बात है, हाँ। कांग्रेस वैचारिकी पर ही खड़ी हो सकती है। और मेरा तो यहां तक मानना है कि नेहरूवियन सोच के बगैर कांग्रेस को बहुत मजबूत नहीं किया जा सकता। तो नेहरूवियन सोच की जरूरत है। और आजकल चर्चा हो रही है, पढ़े लिखे लोगों में कांग्रेस को लेकर बात हो रही, तो कुछ बदलाव उस यात्रा के बाद आया है। लोगों की दृष्टि पड़ी, लोग सोचना शुरू किए हैं और संगठन मजबूत हो रहा है। और इस नया यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिन इसको रहना है, लंबा गुजरना है। आप देखिए, मुझे पूरा विश्वास है, आशा है कि एक बड़ा परिवर्तन होगा और कांग्रेस के वो तमाम लोग जो अभी बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, वो निकलेंगे इस मोहब्बत की यात्रा में। लोग जुड़ेंगे और लगातार जुड़ते जा रहे हैं। उत्साह लोगों को मिल रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर ये यात्रा जब आएगी तो एक वातावरण ऐसा बन चुका होगा कि लोग जुड़ेंगे। यात्रा के बाद संगठन यहाँ मजबूत होगा और आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस का नो डाउट एक बेहतर जो है प्रदर्शन होगा, देखने को मिलेगा। सर, एक चीज आखिरी, हम लोग जब परिचर्चा में, क्योंकि शुरुआत से हम लोग चारों तरफ देख ही रहे हैं कि चुनावी माहौल बन चुका है। चुनावी माहौल बनने के पहले ही एक शुरुआत बिहार से हुई थी। अगर हम कहें कि एक क्रांति लाने की कोशिश इस देश में जब भी हुई है वो बिहार से ही हुई है। वो चंपारण से शुरू किया बापू ने, और उसके बाद फिर अब की बात जयप्रकाश जी का जो आंदोलन हुआ वो भी वहीं से उठता है। अब की बार नीतीश कुमार जी ने एक शुरुआत की थी कि जितने भी सेकुलर फोर्सेस हैं, जितनी भी सामाजिक सोच, ताने बाने को से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग एक साथ आए और एक मंच पर आकर के वो बीजेपी का मुकाबला करेंगे, डट करके, एकजुट होकर के। लेकिन अचानक से एक शुरुआत होती है कि आसाम से जब राहुल गांधी की नया यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंचती है, उसके एक दिन पहले ही ममता जी कहती हैं, एकला चलो का नारा देती हैं। वो हालांकि वो इंडिया गठबंधन में रहने की बात भी कहती हैं। ये अभी मामला चल ही रहा है, तब तक एक बिहार में एक बड़ा बखेड़ा शुरू हुआ है। और खासतौर पर जिन्होंने इस एका की कोशिश शुरू की, उन्हीं को लेकर के ये हो रहा है कि अब वो इससे हट करके वो फिर से बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो वही चीज पंजाब की तरफ से आती है, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि वो भी ऐलान कर देते हैं कि पंजाब में हम नहीं रहेंगे। अभी मैं कुछ बातें सुन रहा था सोशल मीडिया पर, जो यूट्यूबर्स की जो चैनल्स बना करके चले हैं, कि एक और कोशिश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से है कि वो महाराष्ट्र में भी शरद पवार को भी तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं।
तो क्या आपको लगता है कि ये जो इंडिया बना था विपक्ष का साझा गठबंधन, वो चुनाव तक कायम रह पाएगा? देखिए, रहना तो चाहिए। ये तो अभी फर्स्ट फेज की बात हो रही है। अभी ये जाना चाहिए, अभी तो गठजोड़ की बातचीत चल रही है। और जब सीटों के बंटवारे होते हैं तो ये जो रीजनल पार्टियां हैं, जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा सीट लेना चाहती हैं। उनको अपने लोगों को भी तो संतुष्ट करना है जी। और कांग्रेस को भी चाहिए को है कि हमारे भी जो लोग हैं उसे भी अपना गठबंधन, अपने भी अपने को मजबूत करना है, अपने संगठन को मजबूत करना है। तो ये बातचीत चलती रहती है, तो इसमें भेद मतभेद होते रहते हैं। पर अभी ये आप कह नहीं सकते कि इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा। साउथ में पूरा का पूरा गठबंधन वैसे के वैसे कायम है। और दो तरह के गठबंधन होते हैं। एक तो गठबंधन ये है कि चुनाव के पहले, और एक गठबंधन है चुनाव के बाद। तो चुनाव के बाद कुछ लोग शामिल होते हैं, चुनाव के पहले कुछ लोग शामिल होते हैं। पर अभी ये कह पाना ममता बनर्जी ने कह तो दिया है, लेकिन वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम उसका हिस्सा रहेंगे, साथ नहीं लड़ेंगे। तो कभी किसी न किसी, यही तो गठबंधन की खूबी है। और राहुल गांधी के व्यक्तित्व की भी यही खूबी है कि वो साथ लेके चले। और ये गठबंधन जो बना उसमें उनकी अहम भूमिका है, और वो अभी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अभी ये कह पाना कि गठबंधन खत्म हो जाएगा, ये टूट जाएगा, नीतीश जी यहाँ, अभी मुझे लगता है अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हमें अभी इंतजार करना चाहिए और हमें अपना फोकस करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा बेहतर परिणाम देगी। ये विपक्षी एकता बनी रहेगी। और ये राहुल गांधी का ही सवाल नहीं है, ये सवाल गठबंधन में शामिल सब लोगों के अस्तित्व का है जी। अगर बिखरेंगे तो अस्तित्व इनके भी खतरे में फंसेंगे। ये रीजनल पार्टियां एक ही स्टेट में है, कांग्रेस तो कम से कम पूरे देश में है। और उसके पास उन जगहों पर कुछ नहीं है खोने को, बहुत ज्यादा। न बंगाल में कुछ खोने को है, न उत्तर प्रदेश में कुछ खोने को है जी। पाना ही है कांग्रेस को। तो बेहतर ये है कि ये विपक्षी पार्टियां जो है कांग्रेस का साथ लेकर उसके वोट बैंक का लाभ लें। उसके वोट बैंक का लाभ लें और गठबंधन को मजबूत करें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की सरकार बनाए, उन लोगों को लाए, वो उनके लिए भी हितकर है और देश के लिए भी हितकर होगा। बिल्कुल, आपने जो अभी बातें कही उसको उसी कड़ी में मैं दर्शकों को के साथ एक चीज साझा करना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा जहां पर लग रहा था कि कुछ तालमेल में दिक्कत आएगी, वहां आज अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये बताया है कि हमारा कांग्रेस के साथ जो सीटों का गठबंधन बंटवारे की जो स्थिति थी उस पर काफी हद तक स्थिति बन गई है। उन्होंने तो संख्या भी बताई है कि प्राथमिक स्तर पर 11 सीटों को लेकर के हम लोग की बातचीत पूरी हो गई है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अभी शायद अशोक गहलोत जी और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत चल रही है। तो ये अभी आपने जो बताया, जो संकेत दिया कि अभी ये कहना कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी। उस बीच में एक इंडिया गठबंधन से जुड़े सकारात्मक बात आई है। बिल्कुल, अभी भी आएगी। चलिए अनिल साहब, आप हमारे साथ आए, हम लोगों ने एक अच्छी बातचीत की, हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीजें आपने बताई। अभी बहुत सारी चीजें बात करने के लिए रह भी गई हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है हमारे समझ से। और खासतौर पर अकेले अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी का व्यक्तित्व भी इस समय हिंदुस्तान और वैश्विक स्तर पर इतना ऊपर पहुंच चुका है, शीर्ष पर पहुंच चुका है, घंटों बात कर सकते हैं। उसके लिए कोई समय की सीमा में नहीं माना जा सकता है। फिर भी हम लोगों ने अच्छी बातचीत की, आप हमारे यहाँ आए और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हम लोग आगे इसी तरह से मिलते रहेंगे, अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। दर्शकों से एक आग्रह है
कि अगर आपको बातचीत हमारी अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें, और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।